लुकाशेंका को इसके लिए लिथुआनिया से तुरंत और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हम पहले ही पागल हो चुके हैं वगैरह। पुतिन के पश्चिमी गढ़ एक साथ दो संकटों के कारण ढह रहे हैं। पहला शोरगुल अफरा तफरी और दहशत से भरा है। हमारे कुछ पड़ोसी इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, इस पागलपन भरे घोटाले को सीमा बंद करने के घोटाले में बदल रहे थे। साथ ही पश्चिम को आंख मारते हुए मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। हम अमेरिकियों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा खामोश, ठंडा और जानलेवा है। रूस का खंजर यूरोप के दिल में घुस गया है। इसका अजेय विमान वाहक पोत कैलिनिनग्राद का गढ़ अब डूब रहा है। लिथुआनिया कैलिनिनग्राद को ग्रेट रूस से अलग करने की धमकी दे रहा है। इस हफ्ते विल्नियस ने अपने क्षेत्र में हवाई हमलों को रोकने के लिए बेलारूस के साथ अपनी जमीनी सीमा बंद कर दी। इसकी रसद जीवन रेखा, इसका तेल और पारगमन मार्ग किसी ने काट दिया है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। एक दहशत में चीख रहा है जबकि दूसरा चुपचाप घुट रहा है। यह कोई संयोग नहीं है। पुतिन के खिलाफ यह एक सुनियोजित दोतरफा विनाशकारी अभियान है। सबसे पहले आइए उस खामोश और घातक अभियान कैलिनिनग्राद की जांच करें। पुतिन ने वर्षों से रूसी जनता के सामने कैलिनिनग्राद का प्रचार कैसे किया है। यूरोप के बीचों बीच हमारा किला, हमारा अजेय विमान वाहक पोत नाटो के खिलाफ, यूरोप के बीचों बीच हमारा खंजर, बाल्टिक बेड़े का गढ़, परमाणु क्षमता से लैस इस्कैंडर मिसाइलों से भरा एक अजेय खतरे का केंद्र। लेकिन इस किले की एक घातक कमजोरी थी रसद। नक्शा देखिए। वह किला असल में एक द्वीप है। रूस का अपनी मातृभूमि से कोई जमीनी संबंध नहीं है। ईंधन, सैन्य आपूर्ति, भोजन सब कुछ नाटो सदस्य लिथुआनिया से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों पर निर्भर था। वह रेलवे लाइन कैलिनिनग्राद की जीवन रेखा थी और 31 अक्टूबर 2025 को लिथुआनिया ने उस जीवन रेखा को काट दिया। आधिकारिक बयान में कहा गया है, लिथुआनियाई रेलवे 21 नवंबर से रूसी तेल कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट के पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगा। तो अभी क्यों और इस बार ये अलग क्यों है? क्योंकि यह एक कानूनी जाल है। ये नाटो के नए जमाने के युद्ध सिद्धांत का एक बेहतरीन प्रयोग है। ये सब 23-24 अक्टूबर को शुरू हुआ था। अमेरिकी वित्त विभाग OFAC और ब्रिटेन ने रूस की दो बड़ी ऊर्जा कंपनियों, सरकारी स्वामित्व वाली रोजनेफ्ट और कथित तौर पर निजी कंपनी लुकोइल के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये दोनों सबसे बड़ी रूसी तेल कंपनियां हैं। मेरा मानना है कि रूस के कच्चे तेल के निर्यात में इनका लगभग आधा हिस्सा है। तो ये बड़ी मछलियां हैं। इस तकनीकी शब्द का क्या मतलब है, मैं इसे आसान शब्दों में समझाता हूं। द्वितीयक प्रतिबंधों का मतलब है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक जो इन कंपनियों लुकोइल, रोसनेफ्ट के साथ व्यापार करता है, उसे डॉलर और स्टर्लिंग प्रणाली से अलग कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त तक उनकी पहुंच बंद हो जाएगी। इस कदम का सीधा निशाना लिथुआनिया था। क्यों? क्योंकि कैलिनिनग्राद तक तेल कौन पहुंचा रहा था? लिथुआनियाई राज्य रेलवे। नाटो के सदस्य लिथुआनिया को अचानक एक विकल्प चुनने पर मजबूर होना पड़ा। पहला विकल्प पुतिन के गढ़ बाल्टिक फ्लीट को ईंधन पहुंचाना जारी रखना, बदले में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा आतंकवाद के प्रायोजक की तरह वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर दिया जाना, दिवालिया हो जाओ। दूसरा विकल्प था प्रतिबंधों का पालन करो, नल बंद कर दो और बच जाओ। जवाब 31 अक्टूबर को आया। LTG ने कहा, हमें प्रतिबंधों का पालन करना होगा और 21 नवंबर की समय सीमा तय की है। आइए आंकड़ों पर नजर डालें। LTG ने 2024 में कैलिनिनग्राद तक ठीक 3.710 टन पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाए। इसमें से 3.450 टन यानी लगभग पूरा लुकोइल का था, जो अब प्रतिबंधित सूची में है। यह कैलिनिनग्राद का नागरिक ईंधन है। यह कैलिनिनग्राद के टैंकों, जहाज़ों और जेट विमानों के लिए ईंधन है। यह पुतिन के किले बाल्टिक बेड़े की जीवन रेखा है और 21 नवंबर को जीवन रेखा का यह प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है। क्या पुतिन सैन्य प्रतिक्रिया दे सकते हैं? जब यूरोपीय संघ ने 2022 में प्रतिबंध लगाए तो उन्होंने चिल्लाकर धमकी दी और जर्मनी डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन इस बार ब्रुसेल्स का कोई भी राजनीतिक फैसला उनके आड़े नहीं आ रहा है। उनके सामने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का एक वित्तीय निष्पादन आदेश है। वह किस पर हमला करेंगे? स्विफ्ट कोड पर, किसी बैंक लेन देन पर ओफेक प्रतिबंध दस्तावेज के सामने पुतिन के टैंक और मिसाइलें पूरी तरह से बेकार हो गई हैं। यह दर्शाता है कि कैसे उनका सैन्य सिद्धांत, जिसे उन्होंने रूसी लोगों को अजेय बताकर बेचा था, एक बैंक लेन देन के सामने शक्तिहीन है। तो अब पुतिन क्या करेंगे? क्या वे कह सकते हैं, ठीक है, अगर रेलवे बंद हो जाए तो मैं सड़क मार्ग से ट्रकों के जरिए बेलारूस से होकर परिवहन करूंगा?
ऑपरेशन का दूसरा और एक साथ लगने वाला झटका इस सवाल का जवाब देता है। पुतिन का प्लान बी भी ध्वस्त हो गया है। जमीनी पुल टूट गया है। जैसे ही तेल प्रतिबंध की खबर आई, लिथुआनिया और पोलैंड बेलारूसी सीमा पर एक और अभियान चला रहे थे। गुब्बारा संकट भड़क उठा। ये वही तस्करी के गुब्बारे हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। इन्हें बेलारूस द्वारा लिथुआनिया में सिगरेट की तस्करी करके हाइब्रिड संकट पैदा करने के लिए भेजा जाता है। पहले लिथुआनिया इस पर आंखें मूंद लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि लिथुआनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इन गुब्बारों को कैसे परिभाषित किया? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और एक हाइब्रिड हमला। और 27 अक्टूबर को इसी हाइब्रिड हमले को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। हवाई यातायात में कई व्यवधानों के बाद यह कदम उठाया गया है। लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ अपनी दो प्रमुख सीमा चौकियों मेडेनिनकाई और साल्सिनिनकाई को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। पोलैंड ने भी अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं कि इस हाइब्रिड हमले के पीछे कौन है? खुद लुकाशेंको। पोलिश विपक्षी नेता पावेल लातुश्का द्वारा कल साझा की गई जानकारी के अनुसार लुकाशेंको ने खुद इस बात की पुष्टि की कि वह लिथुआनिया में सिगरेट लाने वाले तस्करों के संपर्क में थे, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सीमा समिति ने इन कार्रवाइयों का विरोध नहीं किया, यानी आंखें मूंद लीं। समझ रहे हैं जाल? यह बेदाग तालमेल है। एक तरफ कैलिनिंग्राड, जहां अमेरिका के कानूनी प्रतिबंधों ने तेल और गैस के रेल मार्ग से आवागमन को रोक दिया। दूसरी तरफ बेलारूस। लुकाशेंको ने खुद स्वीकार किया कि हाइब्रिड हमले गुब्बारों ने नाटो के लिए जमीनी रास्ते से तेल और गैस के आवागमन को रोकने के लिए जरूरी कानूनी आधार प्रदान किया। कैलिनिनग्राद का अब न तो ईंधन है और न ही जमीन से कोई संपर्क। पुतिन का प्लान बी बेलारूस के रास्ते ट्रक शिपमेंट प्लान ए लिथुआनिया के रास्ते ट्रेन शिपमेंट के साथ ही ध्वस्त हो गया। पुतिन का अभेद्य किला तुरंत ईंधन विहीन, भूमिहीन और रक्षाहीन जेल में बदल गया। पुतिन ने अपने ही गढ़ और बाल्टिक बेड़े को अपने ही हाथों जाल में फंसा लिया। यह इस बात की तस्वीर है कि कैसे पुतिन, जिन्होंने रूसी लोगों से एक महान रूस का वादा किया था और दावा किया था कि हमने नाटो को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बिना एक भी गोली चलाए यूरोप में अपनी जमीन का आखिरी टुकड़ा गंवा बैठे। लेकिन इस जाल के खुलने से सिर्फ कैलिनिनग्राद ही नहीं, बल्कि पुतिन के आखिरी सहयोगी लुकाशेंको भी फंस गए। अब पूरी तस्वीर पर गौर करते हैं। लुकाशेंको इतना घबराया हुआ क्यों है? वह पागल धोखेबाज क्यों चिल्ला रहा है? ये रहे वो पल। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह घबराया हुआ है, लेकिन क्यों? हमने महीनों पहले इसका विश्लेषण किया था। लुकाशेंको के पास एक योजना थी, एक बड़ी योजना। लुकाशेंको ने देखा कि पुतिन यूक्रेन में हार रहे हैं। उसने इस डूबते जहाज से कूदने, पुतिन को धोखा देने और खुद को बचाने के लिए अमेरिका के साथ गुप्त रूप से समझौता करने का सपना देखा। उन्होंने खुद ये बात मानी। देखिए, ये उनके अपने शब्द हैं। ये बातचीत अलग अलग तरीकों से चल रही है। एक बड़े सौदे का यह सपना, विश्वासघात की यह योजना 27 अक्टूबर को ध्वस्त हो गई, क्योंकि इस योजना को कामयाब होने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी। पश्चिम की ओर खुले दरवाजे, यानी पोलैंड और लिथुआनिया की सीमाएं। उसकी अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर थी। पश्चिम की ओर भागने का रास्ता इसी पर निर्भर था। और 27 से 29 अक्टूबर तक गुब्बारों की वजह से उसके सामने ही वो आखिरी दरवाजे बंद कर दिए गए। जब लुकाशेंको पुतिन को धोखा देने की साजिश रच रहा था, तभी अचानक उसने खुद को पुतिन के साथ एक ही कोठरी में बंद पाया। इसलिए 31 अक्टूबर को वह घबराया हुआ कैमरों के सामने आया। यह भाषण गुस्से से भरा नहीं था, यह एक स्वीकारोक्ति थी। जैसा कि बेलारूसी विपक्षी नेता पावेल लातुश्का ने बताया, लुकाशेंको को उस दिन एहसास हुआ कि जिस बड़े सौदे का उन्होंने सपना देखा था, वह बंधकों को बेचकर प्रतिबंध हटाने का नहीं था। पश्चिम उससे सच्चा बदलाव चाहता था और वह एक जाल में फंस गया था। इस जाल में फंसकर उसने अपना आखिरी दांव खेलने की कोशिश की। उसने कबूल किया कि उसने पोलैंड के साथ एक गुप्त समझौता किया था, जिसके लिए उसने भीख मांगी थी। लुकाशेंको ने पोलैंड को बताया, पोत्सोबुत बेलारूस में बंधक बनाए गए सबसे महत्वपूर्ण पोलिश राजनीतिक कैदी हैं। वह पोलैंड के लिए राष्ट्रीय महत्व का मामला है। लुकाशेंको ने पोलैंड को यह सबसे कीमती बंधक देने की पेशकश की। क्या आपको पता है कि बदले में उसे क्या चाहिए था? शांति सुरक्षा की गारंटी, बस एक सीमा पार खुल जाए। क्या आप सोच सकते हैं, एक देश का नेता सिर्फ सीमा पार करने के लिए अपने सबसे रणनीतिक राजनीतिक बंधक को पेश कर रहा है? यह कोई सौदा नहीं है, यह भीख मांगना है। तो नाटो सदस्य के तौर पर पोलैंड की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं। पोलैंड ने गुब्बारे और राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर इस आदान प्रदान को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पोत्सोबुत को भी स्वीकार नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इससे साबित होता है कि लुकाशेंको की सौदेबाजी की ताकत शून्य है।
वह सौदेबाजी नहीं कर सकता, वह भीख मांग रहा है। पश्चिम भागने की उसकी योजना, एक बड़े सौदे का उसका सपना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार अपनी हताशा में उसने क्या किया, वह पूरी तरह से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। नेक्स्टा की रिपोर्ट के अनुसार लुकाशेंको ने कहा कि उसने मांग की कि अमेरिकी गुब्बारों के लिए उससे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और क्या आप जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उनके अपने शब्दों में, यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह एक फंसे हुए व्यक्ति की हताश चीख है जो उन अमेरिकियों को कोस रहा है जिनके साथ उसने बड़ी डील करने की कोशिश की थी। उसने तो और भी आगे बढ़कर लिथुआनियाई लोगों को दोषी ठहराया और यह बेतुका दावा किया कि लुकाशेंको के पास अब पश्चिम के खिलाफ खेलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ये थे। वह अब पुतिन को धोखा देकर भाग नहीं सकता। वह अब पुतिन नहीं रहा, वह एक बंधक है, पुतिन के साथ डूब रहा है। पुतिन अपने सहयोगी को भी नाटो के आर्थिक और सैन्य दबाव से नहीं बचा पाए। यह संघ राज्य नामक उस खोखले झूठ का पतन है। रूसी जनता देख रही है कि कैसे उनके नेता अपने सबसे करीबी सहयोगी की भी रक्षा नहीं कर पाए, कैसे वे फंस गए हैं। लुकाशेंको की फंसी हुई हालत उनके हालिया भाषणों की घोर अराजकता में झलकती है। एक तरफ वे पश्चिम से भीख मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुतिन के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए बेहद बेतुके और विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। पहला विरोधाभास, परमाणु खतरा। एक तरफ वह एक बड़ा सौदा चाहते हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम को धमकी भी दे रहे हैं। वह डोनबास में युद्ध शुरू करने के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराते हैं, दावा करते हैं कि रूसी भाषियों पर अत्याचार हो रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि रूस की हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल दिसंबर तक युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी। यह पुतिन द्वारा लुकाशेंको के मुंह से पश्चिम को परमाणु युद्ध की धमकी है। दूसरा विरोधाभास सुवाल्की दुस्वप्न है। उन्हीं भाषणों में एक ओर परमाणु खतरे की बात करते हुए दूसरी ओर भय की स्वीकारोक्ति भी करते हैं। वे कहते हैं, यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यह कहने का एक और तरीका है, कृपया हम पर हमला न करें, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यह दर्शाता है कि नाटो की चरण शून्य योजना काम कर रही है और प्रतिरोध काम कर रहा है। और अंत में तीसरा विरोधाभास, लुकाशेंको पूरी तरह से आर्थिक हताशा में है, यूरोप के प्रति नफरत फैला रहा है। हम इन यूरोपीय लोगों को बधाई देते हैं, हमें अपने लिए काम करना होगा। यह वह व्यक्ति है जिसकी अर्थव्यवस्था बंद सीमाओं के कारण चरमरा गई है और कह रहा है, मैं तो वैसे भी ऐसा नहीं चाहता था। यह अराजकता, यह विरोधाभास पूरी दुनिया को, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रूसी जनता को दिखाते हैं कि पुतिन का संघीय राज्य कितना असहाय और बिखरा हुआ है और उसका नेता मानसिक रूप से कितना टूट रहा है। पुतिन का सहयोगी एक अविश्वसनीय, घबराया हुआ और खतरनाक जोकर बन गया है। तो नाटो के इस सुनियोजित, निर्दयी और बिल्कुल सही समय पर उठाए गए कदम के पीछे असली रणनीति क्या है अभी? क्यों? इसका जवाब 1 नवंबर को लीक हुए एक दस्तावेज में है, जो इन सभी घटनाओं के ठीक 24 घंटे बाद लीक हुआ था। यही वह कुंजी है जो इन सभी कड़ियों को जोड़ती है। दरअसल युद्ध शुरू हो चुका है। ये कोई अभ्यास योजना नहीं है, ये एक युद्ध योजना है। नाटो के यूरोप के सर्वोच्च सहयोगी कमांडर क्रिस्टोफर डोनोग्यू ने 32 नाटो सदस्यों के समक्ष 4400 पृष्ठों की एक व्यापक रक्षा अवधारणा प्रस्तुत की। इसका नाम है पूर्वी मोर्चा प्रतिरोध रेखा अवधारणा और मुख्य वाक्यांश है चरण शून्य। एक पूर्व नाटो जनरल ने वियल्ट अखबार को क्या बताया, यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद रूसी हमले का खतरा अपने चरम पर पहुंच जाएगा। हम पहले ही चरण शून्य में हैं। समझ रहे हैं, पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन पर हमला करके वह नाटो को पीछे धकेल देंगे, लेकिन उन्होंने ठीक उल्टा किया। पुतिन की आक्रामकता ने नाटो को उसकी 30 साल की नींद से जगा दिया। जैसा कि एस्टोनियाई विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने कहा, रूस ने सीमाओं पर जो सैनिक तैनात किए हैं वे नाटो के लिए चेतावनी के समय को बहुत कम कर रहे हैं, और नाटो का नया 4400 पृष्ठीय सिद्धांत अब एक सक्रिय पूर्व आक्रमणकारी रक्षा को अनिवार्य करता है, न कि एक प्रतिक्रियाशील अनुक्रियात्मक रक्षा को। चरण शून्य का अर्थ है युद्ध शुरू होने का इंतजार न करना, बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के रसद, अर्थव्यवस्था और सहयोगियों को पंगु बना देना। अब कलिनिनग्राद और बेलारूस पर फिर से नजर डालिए। यह अपने आप में चरण शून्य है। दूसरे प्रतिबंधों के जरिए कलिनिनग्राद के तेल की आपूर्ति बंद करना, यही चरण शून्य है। या न के देखें, लुकाशेंको को गुब्बारों के बहाने फंसाकर यह चरण शून्य है। नाटो उन टैंकों के लिए ईंधन कैलिनिनग्राद और उस गलियारे बेलारूस को नष्ट कर रहा है जिससे होकर ये टैंक गुजरेंगे उसी समय पुतिन के टैंक सीमा पर जमा होने से पहले। जबकि पुतिन पश्चिम के साथ संघर्ष चरण शून्य की तैयारी कर रहे हैं, नाटो ने पहले ही वह संघर्ष शुरू कर दिया है।
और बिना एक भी गोली चलाए पश्चिम में पुतिन की पूरी उपस्थिति को पंगु बना दिया है। जैसे जैसे पुतिन की पुनर्गठित सेना यूक्रेन में विलीन हो रही है, नाटो की सक्रिय कार्रवाई उनके सबसे रणनीतिक गढ़ और उनके सबसे रणनीतिक सहयोगी को एक साथ ध्वस्त कर रही है। आज हम जो देख रहे हैं वह उन दो प्रमुख रणनीतिक सिद्धांतों का आधिकारिक अंतिम संस्कार है जिन्हें पुतिन दशकों से रूसी जनता को बेचते आ रहे हैं। पहली रणनीति, किले कैलिनिनग्राद का पतन विफल हो गया है। पुतिन ने जिस जगह को नाटो के दिल में खंजर बताया था, उसका क्या हुआ? उसकी ईंधन आपूर्ति बंद कर दी गई है। उसका जमीनी संपर्क टूट गया है। वह समुद्री आपूर्ति पर निर्भर है। तो क्या इसे समुद्र के रास्ते फिर से सप्लाई किया जा सकता है? अब नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग से कैलिनिनग्राद जाने वाले हर रूसी ईंधन टैंकर को नाटो की झील के बीच से गुजरना होगा, जिसमें फिनलैंड, एस्टोनिया, स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड और जर्मनी शामिल हैं। इस पर हर समय नजर रखी जाएगी और इसे किसी भी समय रोका जा सकेगा। कलिनिनग्राद अब कोई किला नहीं रहा। कलिनिनग्राद अब कोई खंजर नहीं रहा। कलिनिनग्राद अब रूस के लिए एक बड़ा बोझ है, एक ईंधन विहीन जेल। पुतिन का बाल्टिक बेड़ा अपने ही बंदरगाह में फंस गया है। यह रूसी सैन्य योजना के लिए एक पूर्ण आपदा है। दूसरा सिद्धांत, संघ राज्य रूस बेलारूस विफल हो गया है। पुतिन के सहयोगी बेलारूस, जिसे उन्होंने पश्चिम में नाटो के खिलाफ हमारी ढाल बताया था, कि हालत क्या है? उसकी सीमाएं नाटो ने घेर ली हैं। उसके नेता लुकाशेंको घबराए हुए हैं, पश्चिम से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही है। उसकी अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। यह घटना साबित करती है कि संघ राज्य एक खोखला झूठ है। पुतिन अपने सबसे करीबी, सबसे वफादार सहयोगी को भी नाटो के आर्थिक और कानूनी दबाव से नहीं बचा सकते। 31 अक्टूबर को लुकाशेंको का घबराया हुआ यह कबूलनामा, पोकजेबुत ले लो दरवाज़ा खोलो, उनके ही शब्दों में इस पतन की पुष्टि करता है। रूस के अभिजात वर्ग और जनता देख रहे हैं कि उनका नेता न तो अपने क्षेत्र कलिनिनग्राद और न ही अपने सहयोगी लुकाशेंको की रक्षा कर सकता है। तो फिर नाटो की जीत क्या है? नाटो की जीत सैन्य नहीं है। नाटो ने एक भी गोली नहीं चलाई। नाटो ने एक भी सैनिक नहीं भेजा। नाटो ने केवल गौण प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया और नाटो ने सीमा नियंत्रण और तस्करी के गुब्बारों का इस्तेमाल किया। नाटो ने पश्चिम में पुतिन की रणनीतिक संपत्तियों, उनके गढ़ और उनके सहयोगी दोनों को एक ही समय में बिना एक भी गोली चलाए पंगु बना दिया। यह पुतिन द्वारा 20वीं सदी के टैंक और मिसाइल युद्ध को 21वीं सदी के वित्तीय और सैन्य युद्ध के विरुद्ध परास्त करने का उदाहरण है। आइए संक्षेप में बताते हैं। हम पुतिन की पूरी पश्चिमी रणनीति की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में नाटो ने अपने नए सक्रिय सिद्धांत फेज 0 के जरिए पश्चिम में पुतिन के पूरे खेल के मैदान को तहस नहस कर दिया। अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। लिथुआनिया ने इन प्रतिबंधों का इस्तेमाल कैलिनिनग्राद के तेल आपूर्ति को रोकने के लिए किया। लिथुआनिया और पोलैंड ने लुकाशेंको के ही गुब्बारों का बहाना बनाकर सभी सीमा पारियां बंद कर दीं। नतीजा, पश्चिम में पुतिन के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं बचा। पुतिन ने सोचा था कि वो फूट डालो और राज करो के खेल से रूस को ऊपर उठा लेंगे, लेकिन नाटो ने उनके इस खेल को भांप लिया और अब गला घोंटकर बर्बाद करने की चाल चल रहा है। पुतिन का पश्चिमी मोर्चा यूं ही नहीं टूट रहा है, वो मोर्चा अब चला गया है। दीवारें गिर गई हैं, खेल खत्म। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।